ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रखा है? कह रखा है कि सिद्ध करो कि न्यूनतम पृष्ठ का और दिए हुए आयतन का एक लंबवृत्तीय शंकु जो है उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की रूट 2 गुनी होती है। एक शंकु है, इस शंकु की खास बात यह है कि इसका जो आयतन है ना, इसका जो आयतन है वो फिक्स है। यानी कि जो आयतन है वो, जब मैंने आपको बताया भी था कि जिसके साथ दिया हुआ चिपका है वो फिक्स चीज होती है, यानी कि जो आयतन है ये फिक्स है। ठीक है। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो न्यूनतम है ना। यहाँ पे थोड़ी सी नॉन मिस्टेक करके यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इंग्लिश वाली बुक में वक्र लिखा हुआ है, कर्व लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप वक्र लिख लीजिएगा। तो इस संख्या की खास बात क्या है कि इसका आयतन तो फिक्स है और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो न्यूनतम है। हमें सिद्ध करना है कि जो इसकी ऊंचाई होगी, जो इसकी ऊंचाई होगी वो त्रिज्या की रूट 2 गुनी होगी। ठीक है ना। मान लो कि त्रिज्या x है और ऊंचाई y है, तो हमें सिद्ध करना है कि y जो है ये बराबर होगा रूट 2 गुना x के। ये मुझे सिद्ध करना है बेसिकली। समझ में आ गई? ठीक है, तो कैसे करेंगे वो समझो। तो सबसे पहले इस दी गई प्रॉब्लम को हम फंक्शन के अंदर बदलेंगे। किस फंक्शन के अंदर बदलूंगा? तो यहाँ पर न्यूनतम क्या चीज़ है? न्यूनतम है सर वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ पहले, उसके अंदर मुझे बदलना पड़ेगा, वहां से फंक्शन बनेगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना पाई आर एल ये होता है। ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेट से मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो एस बराबर हो गया पाई आर एल। आर मैंने किसको बोला है? आर मैंने बोला है एक्स को, तो आर की जगह मैंने एक्स लिख दिया। एल क्या चीज़ होती है? एल होती है ये वाली, है ना, त्रिक ऊंचाई। इस एल को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस एल को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो इसको भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। कुछ ऐसा ऐसा हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये फंक्शन तो बन गया लेकिन इसके अंदर दो चर हैं, मुझे चाहिए एक चर। तो एक चर कैसे लाऊंगा मैं? तो आप कहेंगे सर एक चर लाने के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए आयतन का, क्योंकि आयतन जो है वो में गिवन है, वो कांस्टेंट टर्म है। तो वहाँ से उसका इस्तेमाल करके आप है ना इसको एक चर के अंदर बदल पाएंगे। तो आयतन का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे बताओ कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे सर शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये होता है ना। तो यहाँ से एक काम कर लो आप, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू हो जाएगी 3v में पाई एक्स स्क्वेयर बराबर y। ये जो y की वैल्यू आई ना इसको तुम यहाँ पे पुट कर लो। तो s किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई गुना एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, यानी कि 9v² अपॉन में पाई स्क्वेयर एक्स की पावर 4। ऐसा हो गया। समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हो जाएगा s बराबर पाई गुना एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में 9v² अपॉन में, इसको जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा, पहले आप एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम थोड़ा ध्यान से लेना, मैंने गलती कर दी। एलसीएम आएगा आपका कुछ इस तरीके से। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो इसका एलसीएम कुछ ऐसा आएगा, देखो पाई स्क्वेयर एक्स की पावर 6 प्लस में 9v², और पाई स्क्वेयर एक्स की पावर 4 का अगर हम रूट करेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वेयर। ऐसा हो जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, है ना, एक्स से एक एक्स कट गया, तो एस की वैल्यू आ गया हमारे पास अंडर रूट पाई स्क्वेयर एक्स की पावर 6 प्लस में 9v² अपॉन में एक्स, ये आ गई। ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन बना है ना वो एक चर के अंदर बना है, केवल केवल एक्स के अंदर। अब कई कहेंगे सर यहाँ पे वी भी है। वी का कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, क्योंकि वी तो हमारी एक अंक है। मैंने बताया था जिसके साथ दिया हुआ चिपका होता है वो हमारा एक अंक होता है बेसिकली, तो ये तो अंक है, इससे कोई डरने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है एक चर के अंदर। अब मुझे इस फंक्शन का क्या करना है? न्यूनतम ज्ञात करना है कि उच्चतम ज्ञात करना है? आपके आंसर न्यूनतम ज्ञात करना है। किसी फंक्शन का न्यूनतम ज्ञात करना हो तो उसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो। तो इस फंक्शन का क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए डेरिवेटिव को बराबर रख देंगे शून्य के। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना अपॉन 2 रूट पाई स्क्वेयर एक्स की पावर 6 प्लस में 9v²। फिर इस रूट के अंदर जो चीज़ लिखा है इसका वापस से डेरिवेटिव। तो इसका वापस से डेरिवेटिव क्या आएगा? तो पाई स्क्वेयर को तो बाहर निकालो यहाँ से, एक्स की पावर 6 का डेरिवेटिव 6x की पावर 5 और 9v², ये तो एक अंक ही है तो उसका डेरिवेटिव शून्य होगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम,
ठीक है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि आएगा 1 अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, कुछ ऐसा ऐसा हो गया बराबर 0। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पे जो डेरिवेटिव हो या तो शून्य हो या अनडिफाइन हो, है ना। अनडिफाइन वाली चीज़ वैसे लेने का कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि बाद में जो अनडिफाइन वाला पॉइंट होता है ना वो कैंसिल आउट हो ही जाता है। उच्चतम मान जब न्यूनतम आप ज्ञात करते हैं तो वो बाद में कैंसिल आउट हो ही जाता है जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख लें, ये अनडिफाइन कब होगा, जब नीचे वाला जीरो होगा। लेकिन क्या नीचे वाला जीरो हो सकता है? आपका आंसर नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भैया वो शंकु ही क्या जिसका आधार शून्य हो, है ना, तो वो आगे जाके कैंसिल आउट हो ही जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इसको जीरो आप रख के यहाँ से एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको जीरो आप रखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो एक बार, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√π² एक्स की पावर 6 प्लस में 9v² अपो बटे का निशान, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास π² 6x की पावर 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 × π² x की पावर 6 प्लस में 9v² बराबर 0। ठीक है ना। अब ये शून्य कब बनेगा? जब ऊपर वाला जीरो हो, तो ऊपर वाले को जीरो रखते हैं, तो इसको अगर मैं जीरो अब रखूँगा तो क्या आएगा? आप आंसर इसको खोल लो पहले एक बार, तो आ जाएगा 6π² x की पावर 6 माइनस 2π² x की पावर 6 माइनस 18v² बराबर 0, तो हो जाएगा 4π² x की पावर 6 माइनस 18v² बराबर 0। तो यहाँ से x की पावर 6 बराबर आ गई 18v² अपॉन में 4π², है ना। 2 दूनी 4, 2 में 18, कुछ और कट रहा है यहाँ पे? आपका आंसर और तो नहीं कट रहा है। तो यहाँ से हमारे पास x की पावर 6 की वैल्यू ही आ गई। उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 9v² अपॉन में 2π² का पावर 1/6, है ना। 6 को वहाँ लेके जाऊँगा तो 1/6 करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ 1/6 कर दिया तो x की वैल्यू ये आ गई। अभी जो x की वैल्यू आई ये स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय न्यूनतम है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा स्टेप नंबर 2 से। तो स्टेप नंबर 2 लगाते हैं, लेकिन स्टेप नंबर 2 को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारी x की वैल्यू आई है ऑब्वियस सी बात है स्थानीय न्यूनतम पाएगी। ये जो x की वैल्यू है ये स्थानीय न्यूनतम पाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तभी तो यहाँ पे न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्र वक्र, न्यूनतम वक्र पृष्ठ क्षेत्र लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है जो x की वैल्यू है ये स्थानीय न्यूनतम पानी ही पानी है ना। तो बस आप फॉर्मेलिटी करके दिखा दो स्टेप नंबर 2 में, पूरा बेसिकली मत करना, बस आप फॉर्मेलिटी करके दिखा दो। फॉर्मेलिटी कैसे? आप कह देना कि भैया सिंगल डेरिवेटिव जब हमने लिया तो वो आया हमारे पास, लिख लेते हैं एक बार इसको, सेम टू सेम को लिख लो, कॉपी पेस्ट मारता हूँ यहाँ पे। जो सिंगल डेरिवेटिव था वो हमारे पास ये था भाई, है ना। अब अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव ज्ञात करूंगा, और मुझे डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर ज्ञात करना है? मुझे डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर ज्ञात करना है बेटा? मुझे ज्ञात करना है जब x की वैल्यू ये हो, है ना। तो मुझे पता है कि डबल डेरिवेटिव का जो सिंबल है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तभी वो न्यूनतम बनेगा, है ना। तो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी आप इसका डेरिवेटिव लेने लग जाएं, इसका डेरिवेटिव लोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये खिचड़ी बन जाएगी। और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमें v की वैल्यू नहीं पता तब तक हम थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा कैसे लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेलिटी कर दो बस, यहाँ पे आपको पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है टीचर को, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप कह देना कि भाई जब मैं इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लूंगा तो ये आएगा हमारे पास पॉजिटिव, बस ऐसे करके दिखा दो, ठीक है। टीचर को भी मालूम है यार, कितना बड़ा कौन करेगा, ठीक है। तो आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख देना कि भैया जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है इस पॉइंट पर वो पॉजिटिव होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी x की वैल्यू आई है ना, ये स्थानीय निम्नतम है। अतः स्थानीय निम्नतम हमारे पास क्या हो जाएगा? स्थानीय निम्नतम ये हो जाएगा हमारे पास 9v² अपॉन में 2π² इसकी पावर 1/6। यहाँ तो समझ में आ गई। अब मुझे दिखाना क्या वो समझो, मुझे दिखाना है कि जो शंकु की ऊंचाई है ना वो आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया है? ये हमारे पास आधार की त्रिज्या आई है, मुझे शंकु की ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। समझ में आ गया? जो शंकु की ऊंचाई होगी ना वो इसकी √2 गुनी पाएगी, पक्की बात है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें? तो यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो शंकु की ऊंचाई, अगर तुम देखो तो ध्यान से, यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो, अदरवाइज आप शंकु की ऊंचाई और कहीं से भी ज्ञात कर सकते हो। ये चलो यहीं से ज्ञात कर लेते हैं, तो हम क्या देंगे यहाँ, इसको समीकरण नंबर 1 मान दो, समीकरण नंबर 1, यहाँ समीकरण 1 से
थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन एक पेज में दिखाना जरूरी है भाई। समीकरण एक क्या है हमारा, समीकरण एक है 3v अपॉन में पाई एक्स स्क्वेयर बराबर वाई, ये था ना। तो अगर तुम यहाँ पे x की वैल्यू ढालो और इसको सोल्व करो, x की वैल्यू ढाल करके इसको सोल्व करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर तो निकल जाएगा लेकिन वो खिचड़ी टाइप में निकलेगा। तुम ढाल के देख लो, x की वैल्यू ये होगी, ये ढालोगे, फिर इसकी पावर हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर तुम इसका स्क्वायर करोगे, है ना, फिर काटा पिटाई होगी बहुत सारी, है ना, तो आंसर निकल जाएगा। ऐसे नहीं आंसर नहीं निकलेगा, निकल जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। इससे आसान तरीका क्या है कि तुम यहाँ पे v की वैल्यू ढाल दो। अब कहें सर v की वैल्यू कहाँ से निकालें, v की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लो, समझ रहे हो, यहाँ से निकाल लो v की वैल्यू और वो ढाल दो यहाँ पे। आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी बताना चाहिए एक बार। यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो एक ही बात है, यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, ये आएगी 3 इंटू 2 पाई स्क्वेयर गुणा में x की पावर 6 अपॉन में 9 और इसका रूट। समझ रहे हैं, अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगा ना तो वो ये आएगी बेटा, क्योंकि 2 पाई स्क्वेयर गुणा में चल जाएगा, ठीक है, 9 बटे में आ जाएगा और फिर इसका रूट हो जाएगा, तो ये आएगी। अब बटे में क्या है, बटे में पाई एक्स स्क्वेयर बराबर क्या है वाई, है ना। इसको सोल्व करते जाओ, यहाँ से तुम्हें अपना पता चल जाएगा कि जो वाई है वो बराबर होगा √2x², और वही हमें प्रूफ करना है इसके लिए। आप चाहते तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल करके भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन वो खिचड़ी बना देता। इससे आसान तरीका क्या है कि हमने यहाँ पे वी की वैल्यू डाल दी और जो हमें प्रूफ करना है वो अपने आप बन जाएगा। ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको सोल्व करते हैं। तो 9 का रूट तो 3 हो गया, 3 से 3 तो वैसे ही कट जाएगा, ये तो कहानी खत्म। ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास है √2, पाई स्क्वायर का रूट क्या होगा पाई, और एक्स की पावर 6 का रूट क्या होगा, आप कहेंगे सर एक्स की पावर 6 का रूट, एक्स की पावर 6 का रूट ही लिख दो एक बार, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या है, ये है जी पाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो पाई से पाई कट गया। अब एक्स की पावर 6 है ना, इसका रूट करना है, तो एक्स की पावर 6 को मिल सकता हूँ एक्स स्क्वायर गुणा में एक्स की पावर 4, है ना। अब एक्स की पावर 4 का रूट क्या होता है, एक्स की पावर 4 का रूट होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा बेसिकली। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे बचेगा, देखो ऐसे बचेगा, समझ रहे हैं, जब आप इसको काटेंगे ना तो ये कुछ ऐसे ही बचेगा, बट आप करके देख लीजिए बेशक, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे समझ लो ना, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो 6 गुणा में 1/2 करेंगे तो 3 आएगा। अब एक्स की पावर 3 अपॉन में एक्स की पावर 2 क्या होता है, एक्स ही होता है, और यहाँ पे अल्टीमेटली एक्स ही बनना है लास्ट में जाकर के, ये बन जाएगा कुछ ऐसे। और यही हमें प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का √2 गुना है, ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का √2 गुना है। अब आप इसी चीज़ को आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट करते सोल्व करते जाते तो वाई की वैल्यू जो है ना वो इसके √2 गुने के बराबर ही आती है। लेकिन यहाँ से अगर आप करते तो सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाता, मैंने करके देखा हुआ तो इसलिए मुझे मालूम है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए यहाँ पे वी की वैल्यू डाल दी जो कि एक्स के रूप में थी, ये वाली डाल दी और सोल्व करते जो हमें चाहिए था वो मिल गया। बस आप कह दो इतने सिद्धम, समझे। यहाँ पे हमने ये नई बात सीखी, बाकी तो सारा सेम ही था, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक शंकु है जिसका आयतन जो है ना वो महत्तम है, ठीक है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो गिवन है। तो हमें सिद्ध करना है कि इस शंकु का जो अर्ध शीर्ष कोण होगा वो हमेशा टेंजेंट इनवर्स √2 होगा, ऐसा सिद्ध करना है। समझ रहे हो, एक शंकु है, एक शंकु है ये, ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई तो हमें गिवन है, ये जो तिर्यक ऊंचाई है तो गिवन है, इसको हम एल बोलते थे याद हो तो, गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिक्स है, ये एक अंक है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसकी जो त्रिज्या है उसको लेट से मैं एक्स बोल देता हूँ, इसकी जो ऊंचाई है उसको लेट से मैं वाई बोल देता हूँ, ठीक है। हमसे बोला है कि भाई इसकी तिर्यक ऊंचाई तो गिवन है और इसका जो महत्तम आयतन है इसकी तिर्यक ऊंचाई तो गिवन है, ठीक है, और जो शंकु है ना इसका आयतन जो है वो महत्तम है, इस शंकु का जो आयतन है वो क्या हमारा महत्तम है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि इस शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है, यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये टेंजेंट इनवर्स √2 होगा, ये मुझे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस दी गई प्रॉब्लम को हम फंक्शन के अंदर बदलते हैं। अब किस फंक्शन के अंदर बदलूंगा, तो जिसके आगे महत्तम या निम्नतम लिखा होगा उसके रूप में इसको बदलना पड़ेगा, उसके फंक्शन में इसको बदलना पड़ेगा। अब आयतन के आगे महत्तम लिखा है, तो मुझे बताओ कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला, अब सर शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई
आर स्क्वेयर एच। अब आर किसको बोला मैंने, एक्स को, तो एक्स स्क्वेयर एच किसको बोला है, इसको, वाई को। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन बना लिया। लेकिन इस फंक्शन के अंदर दिक्कत क्या है कि यहाँ पे दो चर आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे चाहिए एक चर, तो एक चर के अंदर कैसे बदलें। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ट्रायंगल बना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ से हम इसको एक चर के अंदर बदल सकते हैं। कैसे, हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ से काम करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आसान पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो गया। अभी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, इसको आप पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, तो v बराबर आ जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणा में वाई, ऐसा पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन तैयार हो जाएगा जो कि केवल केवल एक चर के अंदर होगा, वही हमें चाहिए था। तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है ना। अच्छा जी, मुझे इस फंक्शन का उच्चतम ज्ञात करना है कि निम्नतम ज्ञात करना है। आप कहें सर उच्चतम ज्ञात करना है। अब किसी फंक्शन का अगर आपको उच्चतम ज्ञात करना हो तो उसके दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके डेरिवेटिव को बराबर रख दो शून्य के, तो डी वी अपॉन डी वाई बराबर शून्य। डी वी अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, एल स्क्वायर तो अंक है उसको बाहर निकालो, वाई का डेरिवेटिव वाई के सापेक्ष 1 ही होगा, तो उसको 1 लिख देते हैं। अच्छा, इसका डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर बराबर शून्य। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर हो गया शून्य के। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ठीक है सर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी प्लस माइनस अंडरूट एल स्क्वायर बाय 3, ये आ जाएगी, है ना। प्लस माइनस लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस तो बाद में जाके कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गई। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, क्रांतिक बिंदु आ गया। अब ये जो क्रांतिक बिंदु है स्थानीय उच्चतम भी हो सकता है, स्थानीय निम्नतम भी हो सकता है, उसको कैसे पता करेंगे। तो आप कहेंगे सर उसको पता करने के लिए लगाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होता था कि डबल डेरिवेटिव ज्ञात करो, उसके अंदर फिर आप इसका सिंबल चेक करो। सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है सर जी हमारे पास ये वाली चीज़ 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर का डेरिवेटिव तो शून्य और इसका डेरिवेटिव 6y, ये हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव मुझे कब ज्ञात करना है, जब y की वैल्यू l/3 हो, l/√3 हो। तो जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे अगर आप l/√3 ढालेंगे तो ये बेसिकली नेगेटिव बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो क्रांतिक बिंदु है स्थानीय उच्चतम है, ये हमारा क्या है, स्थानीय उच्चतम है। अतः स्थानीय उच्चतम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l/√3। अभी जो y की वैल्यू आई इसको आप यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू मिल जानी आपको, है ना। ठीक है, लेकिन मुझे दर्शाना है क्या, मुझे दर्शाना है कि ये जो कोण है ना ये टेंजेंट इनवर्स √2 है। दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप एक काम करो x के लिए निकालो। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा ऊपर यहाँ पे, तो समीकरण 1 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया y की वैल्यू तो है l/√3। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे ढालूंगा और x की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एल स्क्वायर बाय 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यानी कि 2 एल स्क्वायर बाय 3 यानी कि √2l/√3, ये आ जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में तुम देखो ध्यान से, तुम्हें इस एंगल के बारे में पता करना है ना। ये एंगल तो 90 होता है, आपको पता है। जिस भुजा पे दो एंगल होते हैं वो हमारा आधार होता है। तो आपको आधार गिवन है और लंब गिवन है बेसिकली, है ना। लंब बटा आधार ज्ञात कर लो, अपने आप ये एंगल आ जाना आपके पास, है ना। तो मैं कह सकता हूँ तो टेंजेंट इनवर्स ए बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब हमारे पास क्या है x अपॉन में आधार हमारे पास क्या बेटा y। तो टेंजेंट इनवर्स ए नहीं, सॉरी टेंजेंट ए लिखना पड़ेगा, टेंजेंट इनवर्स ए तो बाद में आएगा ना। फिर टेंजेंट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू क्या बेटा ये, और y की वैल्यू ये। इन दोनों को भाग करना, जब आप इसको इससे भाग करोगे तो √3 से √3 कटेगा,
है ना, एल से एल कटेगा तो बेसिकली आपका √2 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए, ये जो एंगल ए है हमारा, इसको एंगल ए बोल रहा हूँ बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स √2, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। आसान था ना, कोई मुश्किल थी इसके अंदर? जैसे पहले क्वेश्चंस थे वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, वही स्टेप लगेंगे यहाँ पे। क्या क्या सिद्ध करो कि एक दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ दिया हुआ चिपका हुआ है, इसका मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अंक होगा, ठीक है, और महत्तम आयतन वाला जो लंबवृत्तीय शंकु है ना, उसका अर्थ से कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है, ये सिद्ध करना है। एक शंकु है, ठीक है, तो इस शंकु की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, उसको y बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, उसको x बोल रहा हूँ। तो इसका जो ये वाला कोण है, ये हमें ये दर्शाना है कि ये कोण साइन इनवर्स 1/3 है। अब कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एक फंक्शन के अंदर बदलो। फंक्शन के अंदर कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे बात हो रही है महत्तम आयतन की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आर मैंने इसको माना था, एच इसको माना था, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको फंक्शन में बदल लिया, लेकिन दिक्कत यह है कि जो फंक्शन है ना, इसके अंदर 2 वेरिएबल है, मुझे चाहिए 1 वेरिएबल, तभी आगे हम सोल्व कर पाएंगे। तो इसको 1 वेरिएबल में कैसे बदलाएं? तो आपके सर 1 वेरिएबल में बदलने के लिए हम इस्तेमाल लेंगे इसका, दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पिछली बार क्या था कि हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, तो उसका हमने इस्तेमाल किया था, है ना। अब की बार पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अब कैसे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ नहीं बोल रखा था, इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है सर जी हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि πr_l, है ना। r तो हमारे पास x है, अगर मैं आपसे l पूछूं, l ये वाली चीज़, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर जी √x² + y²। अगर मैं l निकालूँ तो ये तो आएगी x² + y² का रूट, ठीक है ना। पिछली बार l हमें गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ पे l लिख दिया था, अब की बार नहीं लिख सकता हूँ, गिवन नहीं है ना, तो इसलिए मैंने x और y के टर्म में लिखा उसको, ठीक है। प्लस में नीचे वाले सर्कल का स्क्वायर, यानी कि πr², ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूँ भाई? तो यहाँ से काम करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकल नहीं पाएगी ना, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा s - πx² अपॉन में πx बराबर √x² + y², ये आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, और इस x² को मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा s - πx² अपॉन में πx, इसका होल स्क्वायर -x², और इसका रूट बराबर हो जाएगा y के। ये y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को तुम यहाँ पे रख लो, और फिर तुम्हें फंक्शन मिल जाएगा जो कि एक चर के अंदर होगा, और वही हम चाहते थे, ठीक है। तो इस y की वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ, तो हो जाएगा v बराबर 1/3 πx²। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू रूट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, अगर मैं इसका एलसीएम देखूँ तो आएगा π²x², ठीक है। इसका एलसीएम देखो तो इसको खोलना, ये हो जाएगा a² प्लस में b² माइनस 2ab, ठीक है, माइनस π²x⁴ बराबर, बराबर तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे मैंने क्या किया? समझो, मैंने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, y की वैल्यू ये थी ना, इसको खोल करके यहाँ पे पुट कर दिया, सीधी सी बात ये करी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे काटे पिटाई होगी, देखो π²x⁴ π²x⁴ ये कट गया भैया, कुछ और कट रहा है? तो आप कहेंगे सर और तो नहीं कट रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ऊपर हो जाएगा हमारे पास, रूट को अलग अलग कर देता हूँ, ऊपर हो जाएगा s² - 2s πx² अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा π²x² का रूट, जो क्या होगा πx, एक पाई से एक पाई कट गया, एक x से एक x कट गया, तो हमारे पास जो फंक्शन बन के आया वो कुछ ऐसा बन के आया। समझ में आ गई? तो ये हमारे पास फंक्शन बन के तैयार हो गया। अब मुझे इस फंक्शन का उच्चतम ज्ञात करना है ना। तो उच्चतम ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 2 स्टेप लगाने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1
कि भैया क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। अब किसी फंक्शन का अगर आपको क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है तो उसका तरीका क्या होता है कि इसके डेरिवेटिव को बराबर रख दो शून्य के। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा पहले वाले का डेरिवेटिव जो कि आएगा 1/3, दूसरे वाला सेम, प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2 रूट s² - 2s/x²। रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है इसका वापस से डेरिवेटिव, तो अगर मैं इसका वापस से डेरिवेटिव करूँगा तो ये तो शून्य हो गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -2 नहीं, -4, क्योंकि पावर डाउन हो जाएगी ना, 4s/x ये आएगा। समझ रहे हो, रूट वाली चीज़ का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट वाली चीज़। अब रूट के अंदर जो चीज़ लिखी है इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा ना, तो कुछ ऐसा हो गया बराबर शून्य। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा इसका, यह आ जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 रूट h² - 2s/x²। जब तुम इसको इससे भाग करोगे 3 से तो ये यहाँ पे 2 बचेगा, 2 और ये रूट वाली चीज़। अब 2 और ये रूट वाली चीज़ को इससे गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2 रूट वाली चीज़ की रूट वाली चीज़ से गुना करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाना बेसिकली, सेम है ना, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे भाग करोगे तो कैंसिल आउट सारी की सारी चीज़, जो ऊपर बचा वो लिख दो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। बस कैलकुलेशन ज़्यादा है यार, क्वेश्चन है आसान, समझ रहे हो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बराबर शून्य है ना। अब क्रांतिक बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव रहते शून्य हो या फिर अनडिफाइन हो, और जो ये अनडिफाइन वाली चीज़ होती है जहाँ पे ये पॉइंट अनडिफाइन होता है वो उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करते वक्त आगे जाके कट ही जाता है। तो उसको लिखो चाहे ना लिखो आपकी मर्जी है, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे जाके कैंसिल आउट होना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, आप लिख के देखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन वो आगे जाके कैंसिल आउट होगा ही होगा, गारंटेड बात है, कैसे ना कैसे करके वो कैंसिल आउट होगा ही होगा, तो उसको लिखो ही मत। बस आप ऐसा पॉइंट याद कर लो जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य है, जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन है ना उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसको जरूरत पड़ती है हमें एक्सरसाइज 6.2 में, जहाँ पे हमें अंतराल ज्ञात करना होता है, जहाँ पे हमें पता करना होता है कि कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ पे घट रहा है, वो अंतराल ज्ञात करना होगा ना, तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है तब आपको उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके कैंसिल आउट होता है, इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ। आप लिखना चाहें तो लिख के देख सकते हैं, आगे जाके वो कैंसिल आउट होना ही होना है, समझे। तो यहाँ पे हम वही पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य है। अब डेरिवेटिव शून्य का होगा जब ये ऊपर वाला शून्य होगा, तो इस ऊपर वाले को शून्य के बराबर रख दो, तो हो जाएगा 2s² - 4s/x² - 4s/x²। ये जो 2s सिर्फ इसके साथ गुणा में है, इसके साथ गुणा में नहीं है ना बेटा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता हूँ, समझ में आ गई। अच्छा जी, बराबर शून्य लिख दो, तो यहाँ से हो जाएगा 2s² - 8s/x² बराबर शून्य। यहाँ से x² की वैल्यू आ गई 2s² / 8s है ना, यही आएगी ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक s से एक s गया है ना, 2 चौका 8 यानी कि आ गई s/4π, ये आएगी ना, और इसका रूट यानी कि x की वैल्यू भैया ये आ गई s/4π का रूट। अब ये जो वैल्यू है स्थानीय उच्चतम है कि स्थानीय न्यूनतम है वो कैसे पता चलेगा, आपको इनसे उसके लिए लगाना पड़ेगा स्टेप 2। अब स्टेप 2 को आपको पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको चूंकि पता है कि भैया ये ओबीसी बात है स्थानीय उच्चतम ही पाएगा, है ना, क्योंकि महत्तम आयतन की बात हो रही है तो स्थानीय उच्चतम ही पाना है, 100% पक्की बात है। तो आपको स्टेप 2 पूरा लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप टीचर को दिखा दो कि हमने स्टेप 2 लगाया है। स्टेप 2 क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना होता है आपको इस पॉइंट पर, है ना। तो सिंगल डेरिवेटिव आपके पास क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है सर जी हमारे पास ये वाली चीज़ कह लो या फिर ये वाली चीज़ कह लो। जब तुम इसको सिंप्लीफाई किया तो यही बना था ना, ये वाली चीज़ बनी थी ना, ऊपर वाली तो सेम ही रही थी, नीचे वाली लिखनी पड़ेगी आपको, कुछ ऐसा ही तो बनेगा। तो सिंगल डेरिवेटिव तो आपके पास ये था जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा। डबल डेरिवेटिव का सिंबल चेक करना है आपको। अब डबल डेरिवेटिव का सिंबल क्या आएगा बताना जरा तुम, आपको महत्तम आयतन वाला क्वेश्चन है तो डबल डेरिवेटिव का सिंबल क्या आना पड़ेगा आपके सर, डबल डेरिवेटिव का सिंबल पक्की बात है ये हमारा आएगा सर जी नेगेटिव, तभी तो महत्तम आयतन बनेगा, तभी तो हम ये दिखा पाएंगे, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव ज्ञात करूँगा तो पक्की बात है नेगेटिव आएगा। आप चाहे ज्ञात करके देख लें, रफ कॉपी पे आना नेगेटिव ही है, आप बेशक करके देख लेना, है ना। मुश्किल नहीं है इसका डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना, ऐसा नहीं मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, आपको ज्ञात करके देखो आपको नेगेटिव ही मिलना है, पक्की बात है। मैंने करके नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्टली कर दिया।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम को महत्तम को एक ही बात है, वो हो जाएगा हमारे पास रूट एस बाय में 4 पाई। तो ये हमारे पास स्थानीय महत्तम आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान रहा हूँ, और यहाँ से मैं वाई की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ। तो आप लिख देते हैं, तो समीकरण 1 से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स की वैल्यू आई है रूट एस बाई 4 पाई। रूट एस बाई 4 पाई को आप यहाँ पे पुट कर लो और वाई की वैल्यू ज्ञात कर लो। मैं रफ में ज्ञात कर रहा हूँ, आप फटाफट से ज्ञात कर लेना खुद ब खुद से। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, देखें, पुट करिए। तो आपके से इसको सिंप्लीफाई किया था ना हमने, हाँ भैया किया तो था इसको सिंप्लीफाई। जो आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो लास्ट में कैसा बना था, ऐसा ऐसा बना था ना। तो इसके अंदर आप पुट कर दो एक्स की वैल्यू, फिर उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे इसमें, क्योंकि ये और ये सेम ही चीज़ है ना भाई, इसको सॉल्व करने पे तो ये बना था। ठीक है, तो इसके अंदर आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं तुमको, आपको खुद करना चाहिए। ठीक है ना, तो जब आप वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे ना, इसको सोल्व करके वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो खिचड़ी पिचड़ी करने के बाद सारी की सारी आपकी वाई की वैल्यू क्या आएगी, आपकी वाई की वैल्यू आएगी ये रूट 2s बाई पाई। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप कर लेना आराम से। मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, खिचड़ी बनेगी। काटा पिटाई करना अपने आप, आपको वाई की वैल्यू यही मिलेगी जो मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू होगी, यानी कि आपके पास लंब आ चुका है, आधार आ चुका है ना। तो लंब बटा आधार पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार, हाँ जी, लंब बटा आधार होता है टेंजेंट, है ना। इस एंगल को कुछ बोल दो, जैसे थीटा बोल दिया, टेंजेंट थीटा। तो एक्स बाय वाई करना, इसको इससे भाग करना, क्या आएगा तुम्हारे पास, जब तुम इसको इससे भाग करोगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, रूट एस अपॉन में 2 रूट पाई गुणा में रूट पाई अपॉन में रूट 2 रूट एस बराबर टेंजेंट थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो रूट एस से रूट एस कट गया, रूट पाई से रूट पाई कट गया, ये हो जाएगा 1/2 रूट 2 बराबर टेंजेंट थीटा, है ना। मुझे चाहिए भैया साइन के रूप में आंसर, तो इसको साइन के अंदर बदल लो। साइन के अंदर कैसे बदलेंगे, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है लंब बटे में आधार, है ना। तो हमें चाहिए कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 4 दूनी 8, यानी कि 9, और 9 का रूट करेंगे तो 3। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब बटा आधार हो जाएगा सर जी, लंब तो 1 ही रहेगा, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जोड़ेंगे और उसका रूट करेंगे तो 3 ही आएगा बेटा, करके देख लेना। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा जूम आउट करूँ, कुछ ऐसा दिखेगा बेटा आपको। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन साइन यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, और वही हमें दिखाना था, वही दिखा दिया हमने। समझ में आ गया, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन था, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो गई, बाकी क्वेश्चन सेम था। समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्या रखा है, क्या क्या कि एक वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर 2y, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 2y ये बेसिकली एक पैराबोला को दर्शाता है। जो आप बनाएंगे ना इसको जियोजेब्रा पे, तो इसकी आकृति कुछ ऐसी बनती है। अगर आपको 11th क्लास पढ़ी है तो आपको ये चीज़ मालूम भी होगी, इस टाइप की आकृति बनती है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे इसमें आकृति का कोई वैसे रोल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ। ये कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट है 0,5, ठीक है, सॉरी ये कर्व है, और इस कर्व पर इस पॉइंट से न्यूनतम दूरी पर स्थित पॉइंट ज्ञात करो। ठीक है, मतलब समझो एक पॉइंट है 0,5, 0,5 यहाँ कहीं पाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस कर्व पर न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट ज्ञात करो जिसकी इस पॉइंट से दूरी जो है ना वो न्यूनतम हो, समझो, ये हमसे बोला है। तो कोई पॉइंट मान लो, लेट से कि ये पॉइंट ये हमारा ये है, तो हमसे कह रखा कि इनके बीच की जो दूरी है ना वो न्यूनतम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे लिख लेते हैं, माना x, y ऐसा बिंदु है, ऐसा बिंदु है जिसकी 0,5 से न्यूनतम दूरी है, ये मैंने मान लिया न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, वहाँ से फंक्शन बन जाएगा, फिर उसका हमें न्यूनतम ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से पॉइंट आ ही जाएगा, ऐसे करेंगे इसको। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आप
कह देंगे अतः जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस माने डी से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। थोड़ा सा सोल्व करते हैं। डी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 25 माइनस का 10 वाई, ऐसा हो गया। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसके अंदर 2 वेरिएबल है, हमें चाहिए 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल कैसे लाएं भाई, 1 वेरिएबल लाने के लिए हम इसकी मदद ले लेंगे, इसकी एक्स स्क्वायर बराबर 2y की, इसकी मदद ले लेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे क्या लिखा है कि भैया एक्स स्क्वायर बराबर 2y, एक्स स्क्वायर जो है वो 2y के बराबर है। जहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना वहाँ पे 2y लिख दो अपने आप उठा के, तो अपने आप ही ये 1 वेरिएबल के अंदर बदल जाएगा कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में, क्लियर। नहीं तो आप इसको x1 y1 मान सकते थे, फिर भी वहाँ से ये ऐसे ही बनता। अगर आप इसको x1 y1 मानते ना तब भी आप ऐसे ही करते, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको x1 y1 मानते तब ये x1 y1 इसको संतुष्ट करता, तो वहाँ से भी x1 का स्क्वायर बराबर हो जाता 2y1 के, तो वहाँ से भी ऐसी चीज़ बनती। चाहे आप इसको x1 y1 मानो चाहे x y मानो, कुछ भी मानो, बनेगी ऐसी चीज़, ये कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं एक बार। अब देखो, तो हमारे पास जो फंक्शन बन के आया है वो कुछ इस तरीके से आ गया, वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25, ठीक है ना। ठीक है जी। तो मुझे अब इस फंक्शन का न्यूनतम ज्ञात करना है। अब इस फंक्शन का न्यूनतम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो। किसी फंक्शन का क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए डेरिवेटिव को बराबर रख दो शून्य के। तो इसका डेरिवेटिव ले लो, ये हो जाएगा डी डी अपॉन में डी वाई। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, है ना। अब रूट के अंदर जो चीज़ लिखा है इसका वापस से डेरिवेटिव, जो कि होगा 2y माइनस 8 बराबर 0। 2 से इसको भाग कर लो, तो हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। अब क्रांतिक बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पे या तो डेरिवेटिव 0 हो या फिर अनडिफाइन हो। अनडिफाइन वाला पॉइंट लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, बार बार बता चुका हूँ और वापस बता रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पर हम उच्चतम और न्यूनतम मान की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे अनडिफाइन वाला जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है, वो पॉइंट आगे जाके कैंसिल आउट होना ही होना होता है, पक्की बात है। चलिए तुम यहाँ पे देख भी लो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको, ये वाला 0 कब बनेगा, जब y की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। और ये वाली चीज़ अनडिफाइन कब बनेगी, जब नीचे वाली 0 होगी। अब नीचे वाला 0 कब बनेगा, नीचे वाला 0 जब बनेगा जब वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 इक्वल टू 0 हो, ठीक है। यहाँ पे लगेगा आपका द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र लगाओगे ना तो ये पक्की बात है, ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4 AC, हाँ, ये आपका रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, यानी काल्पनिक संख्या आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन होगा ना, वो पॉइंट आगे जाके कैंसिल आउट होना ही होना है, पक्की बात है। जहाँ पे आप उच्चतम और न्यूनतम ज्ञात कर रहे हो ना, वहाँ पे जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहा है ना, वो पॉइंट पक्का कैंसिल आउट हो ही जाना है, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें। मैं लिख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि कैंसिल होना है, ठीक है। समझ में बात। जहाँ पे आपको अंतराल ज्ञात करना होगा ना, जैसे एक्सरसाइज 6.2 में अंतराल वाले क्वेश्चन थे, वहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, वहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा कैंसिल होने का। यहाँ पे हमेशा कैंसिल होगा, चाहे तुम निकाल के देख लो, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। वाई की वैल्यू ज्ञात कर ली बेटा, है ना। अब ये जो वाई की वैल्यू स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय न्यूनतम है, ये कैसे पता चलेगा, स्टेप 2 से पता चलेगा, है ना। और ऑब्वियस सी बात है कि स्थानीय न्यूनतम पाएगा, लेकिन फिर भी मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला नहीं हुआ तो मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा भाई कि स्थानीय न्यूनतम है। कैसे दिखाएंगे, तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सिंगल डेरिवेटिव सर जी हमारे पास ये, या फिर कह लो ये एक ही बात है। इसका डबल डेरिवेटिव ज्ञात कर लेना। इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला सेम माइनस ऊपर वाला सेम और इस नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। जब आप इस नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25, और इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो 2y माइनस 8 अपॉन में इसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ क्योंकि हमें आंसर तो पता चल ही चुका है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन नहीं देखा, आपको प्रॉपर्ली करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो मुझे डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पर चेक करना है, मुझे डबल डेरिवेटिव चेक करना है जब y की वैल्यू 4 हो। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 4 लिख दो भाई। तो अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 4 रखूँगा तो ये 0 बन जाना है, ठीक है। तो आधा काम तो यहाँ से आसान हो गया,
बस तुम्हें यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है। तो अगर तुम y की वैल्यू 4 यहाँ पे रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 32 प्लस 25, तो 25 और 16 कितना हो गया, 25 और 16 ओबवियसली बात है 32 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव बनेगा, और ये भी चीज़ पॉजिटिव बनेगी। तो पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि y बराबर 4 जो है हमारा स्थानीय निम्नतम है, y बराबर 4 स्थानीय निम्नतम है। ठीक है, अब x के लिए ज्ञात कर लो। x के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये यहाँ से ज्ञात कर लो। अब कह दो अतः x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि x के बराबर है 2y के, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2y का रूट, है ना। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, y की वैल्यू क्या है 4, 4 दूनी 8, 8 का रूट क्या होता है 2√2, है ना। प्लस माइनस लगना चाहिए यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे प्लस माइनस है नहीं, वैसे लगेगा यहाँ पे प्लस माइनस, दोनों हो सकते हैं। x की वैल्यू प्लस का 2√2 भी हो सकती है, माइनस का 2√2 भी हो सकती है, आपको मैं दिखा भी दूंगा। 2√2, 4 से जो इसकी डिस्टेंस है 0,5 की, और माइनस 2√2, 4 से जो 0,5 की डिस्टेंस है, दोनों सेम पाएंगे। तो अगर मान लो कि कहीं ऑप्शन नहीं दे रखे तो आपको ये दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे। आप कहना अतः 2√2, 2√2, 4 और माइनस 2√2, 4 ऐसे बिंदु हैं जिनकी 0,5 से जो डिस्टेंस है वो सबसे न्यूनतम है। ये 2 पॉइंट ऐसे निकलेंगे इसलिए, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इसलिए अपन ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ नहीं दे रखी ना, इसलिए। समझ में आ गया, तो इस तरीके से हमें करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इन दोनों से डिस्टेंस भी दिखा देता हूँ 0,5 की, दोनों से डिस्टेंस सेम पाएगी, दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सारा डाटा लिख लिया है भाई, है ना। ये इक्वेशन ढाल दी मैंने, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट के इस पॉइंट से दूर दिखाता हूँ, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूर दिखाता हूँ। वैसे भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इससे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों सेम पाएगी। दिखा भी देता हूँ। टूल्स में जाना है आपको, यहाँ पे चले जाना, नीचे नीचे जाते जाते डिस्टेंस पाएगा आपको लिखा हुआ, ये रहा। डिस्टेंस पर चले जाना और इसके बीच की डिस्टेंस पता कर लेना, ये 3 यूनिट है, और इसके बीच की डिस्टेंस पता कर लेना, ये भी 3 यूनिट है। तो ऐसे 2 बिंदु हैं इस पैराबोला पर जिससे इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सबसे न्यूनतम है। ठीक है, हालांकि हमें ऑप्शन में एक ही पॉइंट देखा तो हम उसको टिक करेंगे ना, अगर दोनों दिए तो दोनों को टिक करते हैं। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को वैसे आप 2 तरीके से कर सकते हो। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका सबसे न्यूनतम मान बताओ। भाई यहाँ पे जो इनपुट है, जो प्रांत है, वो तो है सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। हमें इसका रेंज बताना है बेसिकली। तो क्लास 11th में जो हमने रेंज निकालने वाला तरीका सीखा था ना, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो देखा जाए तो, क्योंकि हमें इसकी रेंज निकालनी है ना। हमें ये देखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, और फिर हमें उसका न्यूनतम मान बता देना कि भाई इसका जो आंसर आएगा वो उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी वो बता देना। तो चाहे तो हम इसको 11th क्लास वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसको 12th वाले तरीके से ही करवा रहा हूँ। कैसे करेंगे वो समझो। तो हमें इस फंक्शन का न्यूनतम मान ज्ञात करना है ना, किसी फंक्शन का आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लेंगे, है ना। ठीक है, और क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के बाद डबल डेरिवेटिव ज्ञात करके हम देख लेंगे। जैसे अपन 2 स्टेप नहीं करते थे क्या, किसी फंक्शन का आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना 2 स्टेप होते थे, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। इस फंक्शन को पहले कुछ मान लो। हमने कहा माना y बराबर है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है इस फंक्शन का। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लो। अब क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, इसका डेरिवेटिव को बाहर रखते हैं शून्य के। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि आएगा माइनस का 1 प्लस का 2x, नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम, और नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि आएगा 1 प्लस 2x अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, है ना। यही होता है ना बेटा, बराबर 0। अच्छा जी, अब क्रांतिक बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव या तो 0 या अनडिफाइन हो, है ना। लेकिन अनडिफाइन वाली बात यहाँ पे लगेगी नहीं, अनडिफाइन वाला पॉइंट हमें यहाँ पे लेना भी नहीं है। अगर आप लेंगे भी ना अनडिफाइन वाला पॉइंट, तो आगे जाके कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होना ही होना है, चाहे आप लेके देख लेना, है ना। जैसा मैं दिखा भी देता हूँ, ये अनडिफाइन कब होगा, जब नीचे वाला 0 होगा। अब नीचे वाला 0 कब होगा, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 होगा ही नहीं, ऑब्वियस बात है, चाहे कुछ भी रख के देख लो। अगर मान लो कि आपने -1 भी रख लिया तब भी ये 0 नहीं होना, ठीक है ना। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, ये 0 होनी नहीं है, इनका अनडिफाइन कभी होगा ही नहीं, आप करके देख लेना चाहे इसको। तो अनडिफाइन वाला पॉइंट वैसे भी लेना ही नहीं होता, जहाँ पर हमें उच्चतम मान न्यूनतम मान ज्ञात करना वहाँ पे लेना भी नहीं होता। अगर आप लेके देखना चाहें तो लेके देख सकते हो, बनेगा, कुछ बात है नहीं, वो आगे जाके कैंसिल आउट होना ही है, ठीक है। तो ऊपर वाला 0 कब होगा भैया, ऊपर वाला 0 बनाने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो पहले -1 की इनसे गुणा करते हैं फटाफट से, बड़ा हो जाएगा बस, और तो कुछ है नहीं।
ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर इसकी गुणा करते हैं, ऐसा हो गया। अब देख लो कुछ कटता हो तो माइनस का वन, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का एक्स, प्लस का एक्स, ये कट गया। माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का टू एक्स स्क्वायर, प्लस का टू एक्स और माइनस का टू एक्स, ये भी कट गया। टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, टू एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स क्यूब, ये भी कट गया भाई। बराबर आ गया हमारे पास शून्य। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का टू प्लस टू एक्स स्क्वायर बराबर शून्य। एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस वन आ गई, यानी कि दो वैल्यू आ गई बेसिकली। ठीक है, अब इन दो वैल्यू में से स्थानीय उच्चतम कौन सा, स्थानीय निम्नतम कौन सा, ये पता करना पड़ेगा को। तो उसके लिए स्टेप टू लगाना पड़ेगा। स्टेप टू क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव याद कर लो। तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है सर जी हमारे पास ये वाली चीज़ है ना। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ऊपर वाले को जब सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसी ऐसी बन गई थी, है ना, कुछ ऐसी ऐसी बन गई थी। ऊपर वाले की बात करूँ तो ऊपर वाली चीज़ कुछ ऐसी ऐसी बन गई थी भाई, और नीचे वाली चीज़ तो हमने हटा दी थी, लेकिन हमें वापस से लगानी पड़ेगी, तभी तो हमारा सिंगल डेरिवेटिव बनेगा। ये सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास लिए आया था, ये कहना चाह रहा हूँ, सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये आया था। तो डबल डेरिवेटिव याद कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि प्लस का फोर एक्स, प्लस का लिखने की जरूरत है नहीं, सिंपल फोर एक्स लिख दो। नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, पावर डाउन वन लेस, है ना। और इस अंदर वाले का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो टू एक्स प्लस वन, थोड़ा सा साइड में लेकर जा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया। डबल डेरिवेटिव याद करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। मुझे डबल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे याद करना है, जब एक्स के लिए क्या हो, वन हो। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन लिख दो भैया। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर, ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चीज़ ही होगी बेसिकली, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का टू इंटू, यहाँ पे वन लिखूंगा तो शून्य बन जाना है बेसिकली सारा का सारा, वन लिखूंगा तो शून्य नहीं बन जाएगा। तो इसको तो ख़त्म करो, इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो माइनस टू वाली कहानी तो ख़त्म। अपॉन में नीचे भी पॉजिटिव चीज़ है, वन लिखूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वन जो है वो हमारा स्थानीय निम्नतम है, स्थानीय निम्नतम है, ठीक है। स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान मतलब कि फंक्शन की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ वन लिख दो, अपने आप स्थानीय निम्नतम मान मिल जाएगा तुमको, और वही हमें ज्ञात करना है बेसिकली, है ना। तो एक्स की जगह वन लिखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा सर जी हमारे पास वन माइनस वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन, यानी कि वन अपॉन में थ्री। तो स्थानीय निम्नतम हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन है। आप दूसरे पॉइंट को भी चेक कर सकते हो, लेकिन दूसरा पॉइंट का कोई आएगा नहीं, वैसे मैं दिखा देता हूँ। डबल डेरिवेटिव हमें चेक करना है जब एक्स के लिए क्या हो, माइनस वन हो। तो जब आप एक्स के लिए माइनस वन रखेंगे ना, रख के देख लो तुम, जब तुम एक्स के लिए माइनस वन रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो शून्य बनना है वापस से, माइनस वन रखोगे तब भी, और नीचे वाला हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि माइनस वन जो है ना वो तो स्थानीय उच्चतम है, और उच्चतम के बारे में हमसे कुछ पूछा नहीं था, ठीक है ना, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था, ठीक है ना। हमें तो स्थानीय न्यूनतम मान बताना था ना, वो वन बाई थ्री है। अगर हमसे पूछता कि भैया इसका अधिकतम मान क्या होगा, तब हम इसका करके देखते हैं, इसको सोल्व करते फिर। तो हमसे इतना ही पूछा था, इतना बता दिया, बस कहानी खत्म। समझ में आया, आसान था, कोई दिक्कत थी नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो निरपेक्ष वाला है ना। कभी आप इसको स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम से कर लो, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम से भी, लेकिन ये निरपेक्ष वाला है ना भाई, तो उसमें क्यों लफड़े में पड़ना है तुमको, है ना। निरपेक्ष वाला कैसे सर जी, क्लोज इंटरवल लगा ना। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल आ गया तो निरपेक्ष वाला है, उसको वैसे तरीके से करना,
अगर तुम्हें दिक्कत नहीं चाहिए तो हम उसको वैसे ही तरीके से करेंगे। निरपेक्ष पढ़ाई का तरीका क्या होता था, याद है तुमको? निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम अगर आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करते थे? तो आपका आंसर निरपेक्ष उच्चतम ज्ञात करने के लिए, निरपेक्ष उच्चतम ज्ञात करने के लिए हम निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम में हम कहाँ चेक करते हैं? तो आपका आंसर निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम में हम एंड पॉइंट्स पे चेक करते हैं। बेसिकली ये जो एंड पॉइंट्स है ना, इन पर चेक करते हैं, ठीक है, इन पर भी चेक करते हैं और बेसिकली जो क्रांतिक बिंदु होता है उस पर भी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको वाई ग्राफ मान लो, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कुछ ऐसा। तो मैंने इसको वाई ग्राफ मान लिया, ठीक है। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। अगर मैं इसका क्रांतिक बिंदु ज्ञात करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा वाई का डेरिवेटिव बराबर 0, इसका डेरिवेटिव ले लो, पावर डाउन 1 लेस, और इस अंदर वाले का वापस से डेरिवेटिव बराबर 0। इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3, है ना, बराबर 0। अब क्रांतिक बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव या तो शून्य या अनडिफाइन हो, लेकिन अनडिफाइन वाले पॉइंट लास्ट में जाकर कैंसिल आउट ही हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये देख लो कि जहाँ पर इसका डेरिवेटिव शून्य है वो कौन सा है। तो डेरिवेटिव का शून्य कहाँ पे बेटा? डेरिवेटिव का शून्य जब ऊपर वाला शून्य हो। अब एक्स के लिए यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ये हमारा क्रांतिक बिंदु हो गया। तो एक तो इस क्रांतिक बिंदु पर और ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन पर हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। ऐसे करते थे ना बेटा, एक तो इस क्रांतिक बिंदु पर और एक इनके एंड पॉइंट्स पर हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि हाईएस्ट कौन सा लोएस्ट कौन सा है। तो हम चेक करते हैं, f(0) की वैल्यू ज्ञात कर लो, f(1) की वैल्यू ज्ञात कर लो और f(1/2) की वैल्यू ज्ञात कर लो। तो f(0) की वैल्यू क्या आएगी? तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 0 लिख दो। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 1 की पावर 1/3 यानी कि 1 ढालो यहाँ पे। तो 1 ढालोगे तो ये हो जाएगा वापस से सॉरी 0 ढालोगे तो ऐसे कुछ, हाँ 0 ढालोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। और 1 ढालोगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। वापस से 1 की पावर 1/3 यानी कि 1। 1/2 ढाल लो भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 ढाल लो। तो हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस में 1 की पावर 1/3 यानी कि -1/4 प्लस में 1 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4 की पावर 1/3। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है? तो आपका आंसर ये वाला हाईएस्ट है। यानी कि मैं कह सकता हूँ, और वही हमसे पूछा था, उच्चतम मान ही तो पूछा था। उच्चतम पूछता ना तब फिर हमें देखना पड़ता कि 1 कहाँ पे आ रहा है। हमसे पूछता उच्चतम मान, तो उच्चतम मान तो ये है ना, तो उच्चतम मान कौन सा है? 1, यानी ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को निपटाना था। समझ में आया? आसान था। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। अब हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है, उसको मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे को 1 फरवरी से पहले कैलकुलस कंप्लीट कराना है, इसलिए, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, है ना। कल मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।